हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विके टू जेन में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं और जो अपना बोर्ड एग्ज़ाम देंगे या फिर अपना त्रैमासिक परीक्षा या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा या फाइनल परीक्षा, कोई भी परीक्षा देंगे तो ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर बनेगा। तो आप ध्यान से इसको पहले सुन लीजिए एक बार और उसके बाद इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो लेट नहीं करते क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे जो काफ़ी ज़रूरी है, आपको एग्जाम में आएंगे इससे कुछ क्वेश्चन। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, जो मेटरनिक था वो ऑस्ट्रिया का एक राजनीतिक था जो 1815 में वियना के कांग्रेस का प्रमुख नायक था। और इसका मेटरनिक व्यवस्था लाने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो फ्रांसीसी क्रांति जैसा कोई बहुत सारा आंदोलन हो रहा था वहाँ पे, तो उसको दोबारा नहीं होने देना चाहता था। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य ये था मेटरनिक व्यवस्था का कि जैसे फ्रांसीसी क्रांति जैसे आंदोलन को दोबारा ना होने देना चाहता था। यानी लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता जैसे विचारों को रोकना था। मतलब ये जो मेटरनिक था वो चाहता था कि राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता जैसे विचार नहीं हो। दूसरा, वो चाहता था कि यूरोप के पुराने शासकों की सत्ता बहाल करना। जैसे यूरोप में पुराना जो शासक था उसका सत्ता फिर से बहाल करना चाहता था। जैसे राजा महाराजाओं को जो वापस गद्दी पर बैठाना चाहता था, राजा का बेटा ही राजा बने, वो सब शासन लाना चाहता था। और साम्राज्यवाद और राजतंत्र को मजबूत करना चाहता था। और वो साम्राज्यवाद और राजतंत्र को मजबूत करना चाहता था ताकि यूरोप में स्थिरता बनी रहे। यह जो व्यवस्था है 1815 से लेकर 1848 तक यूरोप में प्रभावी रहा। और ये मेटरनिक युग भी कहा जाता है कि मेटरनिक युग कब से कब तक रहा, तो 1815 से 1848 तक रहा था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेकिन 1848 की क्रांतियों के बाद इसका अंत हो गया। और 1848 का जब क्रांति होती है इसका अंत हो गया क्योंकि मेटरनिक युग भी इसके बाद समाप्त हो जाता है। तो इसको अच्छा से आप पहले एक बार देख लीजिए और उसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका फाइनल एग्जाम में भी आने का पूरा चांसेस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय सरकार की दो विशेषताएं लिखिए कि संघ सरकार का दो विशेषता क्या क्या होता है। तो फर्स्ट आप पहले ही लिख देंगे कि शक्ति का विभाजन। संघ का सरकार का दो विशेषता, पहला विशेषता है शक्ति का विभाजन और दूसरा है दैव शासन प्रणाली। तो सबसे पहले शक्ति का विभाजन को समझते हैं कि संघीय सरकार की प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषता यह कि शक्ति का विभाजन करता है। संघीय सरकार में शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटी जाती है। दोनों के अधिकार संविधान द्वारा तय किए जाते हैं। जैसे कि भारत में संविधान को 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में होता है। केंद्र सूची में कानून सिर्फ केंद्र बनाता है, राज्य सूची में कानून राज्य बनाता है। लेकिन एक जो 7वीं में समवर्ती सूची है जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और इसमें समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएगा। लेकिन किसी भी कारण पर विवाद हो जाता है तो जो राज्य का कानून है वही मान्य होगा। दूसरा था दैव शासन प्रणाली। दैव शासन प्रणाली, संघीय शासन में दो स्तरों की सरकारें होती है, एक राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और दूसरी क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकार। दोनों स्तर की सरकारें स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती है। तो इसको अच्छा से आप नोट कर लीजिए। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव में पहले लेके चलते हैं, उसके बाद सोशल साइंस का और भी वीडियो लाएंगे। लेकिन इस सबको बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप तो 10th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देंगे तो उसमें देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा आप जनरल कंपटीशन में भी जाते हैं, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, कोई टीचिंग का एग्जाम दीजिए, कोई भी आप जनरल एग्जाम दीजिएगा तो आपको ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। बीपीएससी वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ठीक है, क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति के दौरान कौन सा जार शासन करता था? तो 1917 का जो रूस का क्रांति हुआ था तो उसमें जार निकोलस द्वितीय शासन करता था। तो जार निकोलस द्वितीय, जार का अर्थ होता है ना रूस का सम्राट, तो उस समय 1917 में जो रूस का सम्राट होता था निकोलस द्वितीय। बोल्शेविक क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक जो क्रांति है ना वो अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है, एकदम ध्यान रखिएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का अलग अलग टुकड़ा में बट गया था 1991 में। किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो बिस्मार्क जो था अपना देश में सैनिक रखना अनिवार्य कर दिया था। तो अनिवार्य सैनिक सेवा, जो सैन्य सेवा लागू किया था वो बिस्मार्क ने किया था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो राज्य से याद रखिएगा, रूस और जर्मनी, है ना। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच में। भाषा के आधार पर सामाजिक भेदभाव कहाँ पाया जाता है? तो भाषा के आधार पर जो सामाजिक भेदभाव पाया गया है वो श्रीलंका में। वहाँ पर सिंगविली वाले
और तमिल वाले लेकर के बड़ा विवाद रहता है। संविधान का विवरण 19 किससे संबंधित है? तो देखिए संविधान का जो विवरण है आपको हम फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि 14 से 18 जो है ना ये स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से जो 22 है ना, 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29-30 सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है, और अनुच्छेद 32 ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब इसमें क्या है कि भारत में जो संविधान का विवरण 19 है ये किससे संबंधित है? तो ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से संबंधित है, और मौलिक अधिकार जो है ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 भाग 3 में रखा गया है। तो 12 से 35 के बीच में 19 भी आता है, और 19 जो आता है स्वतंत्रता का अधिकार में, ये मौलिक अधिकार के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावेलिन संगठन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो जावेलिन जो संस्था था ना ये व्यापारियों का एक संस्था था, और व्यापारी लोग जब करेंगे तो आर्थिक हितों की सुरक्षा का बात करेंगे। यूनान स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। गैरीवाल्डी की जीवनी किसने लिखी थी? तो हम लोग का गैरीवाल्डी के बारे में लाला लाजपत राय काफ़ी प्रभावित हुए थे, और लाला लाजपत राय ने गैरीवाल्डी की जीवनी लिखी थी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन के मर जाने के बाद शायद 1924 में इसका मृत्यु होता है, तो लेनिन का मृत्यु हो जाने के बाद स्टालिन उसका उत्तराधिकारी बना। क्रीमिया युद्ध में किसकी हार हो गई थी? तो क्रीमिया युद्ध में रूस की हार हो गई थी। और यंग यूरोप का स्थापना, तो यंग यूरोप का स्थापना मेजिनी ने किया था 1834 में, और यंग इटली का स्थापना 1831 में, ये भी मेजिनी ने किया था। तो यंग यूरोप या यंग इटली दोनों को किया था स्थापना मेजिनी ने। यंग यूरोप और यंग इटली, तो यंग इटली पहले आया था 1831 में, याद रख लीजिए, लिख ही देते हैं ताकि क्वेश्चन बन सकता है। तो यंग इटली पूछेगा ना, यंग इटली पूछेगा तो 1831, और यंग यूरोप बोलेगा तो 1834, याद रखिएगा। वियना कांग्रेस, इसमें नाम आकार छूट गया, आप देख लीजिएगा। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वियना कांग्रेस का अध्यक्षता मेटरनिक ने की थी। और वियना कांग्रेस का जो मेटरनिक था, ये मेटरनिक युग हुआ था 1815 से 1848 तक। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिक ने किया था, और मेटरनिक का जो युग है 1815 से 1848 तक रहा था। इसमें कुछ छूटा हुआ है, मिस्टेक हुआ है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। हम फिर से एक बार यहाँ पर लाइन बना ही देते हैं, क्योंकि आप फिर यहाँ पर वियना में आकार होगा, और ये वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिक ने किया था, याद रखिएगा। और मेटरनिक का जो युग है 1815 से 1848 तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट के संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण हुआ था, और फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1771 में ना, 1871 में सॉरी 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इसी के साथ में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ये भी ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया को। किस भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान, मतलब किस भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है? तो देखिए भारतीय संहिता का प्रावधान पूछेगा क्या नहीं है, तो देखिएगा कहीं पर लिखा रहेगा एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता। तो भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। सामाजिक विभाजन के तहत या सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र है। राजतंत्र फलना चरण कोई तंत्र देगा, आप भूल जाइएगा। समाज में जब भी कोई विभाजन होगा तो उसको सबसे अच्छा तरीका उसको हल करने का लोकतंत्र। कौन सा देश प्रोटेस्ट और कैथोलिक समूहों के बीच संघर्ष के लिए जाना जाता है? तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूह के बीच में संघर्ष के लिए आयरलैंड जाना जाता है। और 7 पार्टियों का गठबंधन हुआ था नेपाल में 2006 में। भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? तो मतलब भारत का जो न्यायपालिका है ना, वो जो संस्था वो स्वतंत्र है। गरीबी के दुष्चर का उदाहरण किसने दिया था? तो नक्सल ने दिया था, याद रखिएगा। और ये इस वीडियो का लास्ट स्लाइड है, आप भी अच्छा से सुन लीजिए, 10 मिनट के अंदर खत्म ही हो जा रहा है। गरीबी रेखा संयंत्रों की स्थापना की गई थी। तो गरीबी रेखा का जो स्थापना किया गया था ना योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग का स्थापना हुआ था 1950 में, याद रखिएगा 1950 में।
भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। देखिए यहाँ डेट भी आ गया, हम ध्यान नहीं दिए थे, आप लोग देख लीजिएगा। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत का सबसे प्रति व्यक्ति आय अधिक है गोवा का। सबसे प्रति व्यक्ति आय अधिक कहाँ का है? तो गोवा का है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इनकम करता है गोवा। बिहार में पूछेगा सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय पटना का है। किस देश में एक वर्ष के दौरान अर्जित आय की कुल राशि को क्या कहते हैं? कोई भी देश में एक वर्ष में जितना आय अर्जित की उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। कोई किसी भी देश में उस देश का वो राष्ट्रीय आय होता है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? देखिए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र पूछा ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि पहला में आता है कृषि। पहला में क्या आता है? कृषि, याद रखिएगा, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। दूसरा में आता है निर्माण। दूसरा में क्या आता है? निर्माण। निर्माण नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो उद्योग दे सकता है। क्या दे सकता है? उद्योग, याद रखिएगा, सुनते चलिए। और तीसरा में होता है सेवा। तो किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है? तीसरा क्षेत्र का। तो पहला में होता है कृषि, दूसरा में निर्माण या उद्योग, और तीसरा में सेवा। तो ठीक है, इस वीडियो को भी बड़ा नहीं करते हैं, हम और भी वीडियो लाएंगे। मेरे पास जैसे जैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब दिख रहा है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है चांस हमें एग्जाम में आने का, वही सब ला रहे हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम रहता है, आप लोगों को पता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जितना भी क्वेश्चन लाएं वो आपके काम के लिए हो, और सिर्फ आपका मैट्रिक का एग्जाम नहीं बल्कि आप आगे का भी जो पढ़ाई करेंगे वो सब में भी आपका काम देगा। और खास करके बड़े बड़े एग्जाम में, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी चीज़ को लेकर पढ़िए, लेकिन आप जनरल कंपटीशन में जाएंगे तो आपको जीके जीएस से क्वेश्चन आएगा, और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए। तो ठीक है, अगर हमारा मेहनत आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके इसको 1 खैर पहुँचाइए जो सब्सक्राइब नहीं किए। जैसे 1000 सब्सक्राइब होगा तो विक्रम सर का वीडियो क्लासेस और लाइव क्लासेस भी आएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करें। धन्यवाद।